ठीक है, सोल्यूट कह लो या फिर आप फोटोसिंथेट, मतलब जो फोटोसिंथेसिस से बन रहा है इसलिए फोटोसिंथेट कह रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आते हैं बच्चों, आपके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। और न्यूट्रिएंट जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़े से जान लेते हैं क्या होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। न्यूट्रिएंट की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ प्लांट के अंदर आपको 105 डिफरेंट एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इतने डिफरेंट एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और प्लांट की मतलब ओवरऑल इतने हैं, और उसमें से अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो दे आर 60 एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में कितने हैं बच्चों, 60 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 60 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर। जिसमें से अगर हम बात करते हैं नियरली 17 से जो 20 एलिमेंट्स होते हैं, 17 से 20 एलिमेंट्स कैसे होते हैं बच्चों, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। ये चीज आप पढ़ते भी हैं, वर्ड्स को समझ गए होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स ना जिसकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के अंदर, क्योंकि उसी की वजह से उसमें ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स जो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं वो क्या है, एलिमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसके लिए जरूरी है, इसलिए एसेंशियल की चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, नॉन रिप्लेसेबल, एंड दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स की, जैसे आपने सुना भी होगा, देयर आर सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो मतलब देखो, माइक्रो वर्ड से पता है जो कम हो या छोटा हो उनको कहते हैं। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अगर हम बात करते हैं बेटा, 10⁻⁷ मोल प्रेजेंट होते हैं पर लीटर में, सिर्फ इतना। और इसकी बात करें तो ये 10⁻⁻² मोल प्रेजेंट होता है पर लीटर में। अगर ये पर माइनस में लिखी है दैट मीन्स, देख रहे हो ना कि ये वाली कितनी छोटी वैल्यू आ रही है, तो इतने कम अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जैसे एग्जांपल, ऑफ कोर्स एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, तो इसके में एग्जांपल क्या आ रहे हैं आपके, आयरन, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरोन और क्लोराइड, निकल, कॉपर। ठीक है, और यहाँ पे आपके कौन प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये हैं आपके माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक बार से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अब दो वर्ड्स हैं, जैसे हमने बोला एक टर्म है टॉक्सिसिटी, ठीक है, और एक वर्ड है जैसे हम बोल देते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी तो वर्ड से हमें पता चल रहा है कि मतलब हमारे बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी हो गई, डेफिशिएंसी होगी, विटामिन के की होगी, इसकी होगी, तो वो कमियां है। तो डेफिशिएंसी अगर हम बोल रहे हैं दैट मीन्स द प्लांट हैव
have essential elements in लेस अमाउंट बोलो या डेफिशिएंट अमाउंट। ठीक है, तो वो कम अमाउंट में अगर प्रेजेंट है तो वो डेफिशिएंसी है। और टॉक्सिसिटी अगर वही चीज बहुत ज्यादा हो जाए, लाइक आपकी बॉडी के अंदर आपको लगा मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो आपने कैल्शियम लेना स्टार्ट किया और अब वो इतना ले लिया कि वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो गया, तो वो वहां पे टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है, मतलब उसके नेगेटिव इफेक्ट भी दिखा सकता है, बॉडी पेन्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टॉक्सिसिटी कब, जब हम बोलते हैं व्हेन एसेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट in more than required अमाउंट। ठीक है, जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट में अगर प्रेजेंट है तो वो चीज हमारी टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है। तब अगर हम बात करते हैं बच्चों डेफिशिएंसी की, दो टाइप की हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक होती है आपकी यंग पार्ट के अंदर और एक होती है आपकी ओल्डर पार्ट के अंदर। यंग पार्ट एंड ओल्डर पार्ट के अंदर। यंग पार्ट के अंदर अगर मैं बात करती हूँ बच्चों, यहाँ पर जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जो मूव नहीं करेंगे, इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर वो न्यूट्रिएंट्स मोबाइल है, मूव कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कह लो, न्यूट्रिएंट्स कह लो, बात यहाँ पर एक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये आपका एक प्लांट है, इसके अंदर वेट अच्छा, इसके अंदर जो यंग पार्ट है वो कहां पर है, ये वाला है, दिस इज द यंग पार्ट। ठीक है, यंग लीफ, यंग पार्ट। और यहाँ की बात करें तो देखो बड़ी है ना, तो ये ओल्डर पार्ट है। ठीक है, तो वैसे ही यंग और ओल्डर, तो यंग के अंदर जो नए नए एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो मोबाइल, वो मूव नहीं कर सकते, वो वहीं पे प्रेजेंट है ताकि उसी को न्यूट्रिएंट दे सके। और जब ओल्डर है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट में भी है तो वो मूव कर पा रहा है। यंग के अंदर अगर हम बात करते हैं जैसे आपका कैल्शियम, बोरोन, आयरन, सल्फर, कॉपर, सिलिकॉन, ये सब प्रेजेंट होता है। और यहाँ की बात करें तो जैसे आपका नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जिंक एंड सोडियम, ये सब प्रेजेंट रहता है। क्लियर, तो ये थे डेफिशिएंसी अगर यंग पार्ट में हो रही है और धर जहां पे ओल्डर पार्ट में हो रही है। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं यहां पर कि सम कॉमन टाइप ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, कुछ हम यहाँ पर कॉमन टाइप के डेफिशिएंसी सिम्टम्स देख रहे हैं। देखो, जैसे अगर हमने बोला हमारे पास लीफ प्रेजेंट है,
देखो, आपको लीफ में कभी कभार, जैसे ग्रीन कलर की लीफ है लेकिन उसमें कुछ येलो कलर के स्पॉट्स दिख जाते हैं, दिखते हैं ना, बहुत बार दिखते हैं हमें। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सबसे पहला सिम्टम जो इसलिए बोला कॉमन, जो सब में दिख जाता है, जैसे क्लोरोसिस, दूसरा नेक्रोसिस, थर्ड स्लो सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन बहुत स्लो हो जाए, नए सेल बने पर बहुत आराम आराम से, एंड लास्ट है फ्लावरिंग। सो ये जो मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाया है, दिस इज व्हाट क्लोरोसिस। और वैसे ही यहाँ पर आपका जब सेल जो है यहाँ पर आपके खराब होने लग जाए, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर नेक्रोसिस हो रहा है, मतलब वहां पर एक तरीके से ट्यूमर जैसा कुछ बन जाता है। तो क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है, या तो जैसे पोटेशियम, तो नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, एमएन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम एंड पी, ठीक है, फॉस्फोरस। नेक्रोसिस जो ये वाली चीज है, ये किसकी वजह से हो रही है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। स्लो सेल डिवीजन किसकी वजह से हो सकता है, जिस किसकी कमी से हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम एंड मोलिब्डेनम। एंड द लेट फ्लावरिंग की, लेट फ्लावरिंग हो जितने टाइम पे होनी चाहिए थी उससे लेट हो जाए, तो वो नाइट्रोजन, सल्फर एंड एमओ की कमी से हो सकता है। क्लियर। तो ये थी कि इन, देखो इतने सब की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो क्लोरोसिस इनमें से किसी की वजह से भी हो सकता है, तो इसलिए कह रहे हैं कॉमन डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, ठीक है, कॉमन डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्लांट का, प्लांट के अंदर जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सो हम कह रहे हैं यहाँ पे प्लांट न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन। प्लांट न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप 1। ग्रुप 1 बनाया गया था। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट दैट आर अ पार्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो किसके पार्ट है भाई, वो न्यूट्रिएंट जो किसी ना किसी कार्बन कंपाउंड के पार्ट है, मतलब उसके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, उससे जुड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बना रहे हैं, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ दी ग्रुप 1। जिसके अंदर हमारे बेसिकली कौन आते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन, सल्फर, जो किसे बनाने में हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट, जो किसे बनाने में हेल्प कर रहे हैं, आपके बायोमोलिक्यूल के सिंथेसिस को, बायोमोलिक्यूल्स के सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। अगला आ जाता है आपका ग्रुप 2। ग्रुप 2, इसके अंदर क्या होता है, ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है ये एनर्जी स्टोरेशन में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली इनका काम क्या है, एनर्जी स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, मतलब स्ट्रक्चर बना के रखना, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये दो काम किसके हैं बेटा, ग्रुप 2 के डिफरेंट एलिमेंट्स के। इसके अंदर जैसे आपका कौन कौन आ रहा है, फोस्फोरस, सल्फर, सल्फर, फोस्फोरस, सिलिकॉन, नॉट सल्फर बट सिलिकॉन, यस, और बोरोन, ठीक है। सिलिकॉन का मेन काम क्या है बच्चों, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, या इलास्टिसिटी इंक्रीज कर रहा है किसके अंदर बच्चों, सेल वॉल के अंदर। वही बात करते हैं इसकी, तो ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की तरह जुड़ता है किसके साथ, मैनिटोल, मैनिटोल हो गया, मेनिन हो गया, ठीक है, और आपके कुछ पोली मेनरोनिक एसिड्स, इनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, जुड़ता है इनके साथ। नेक्स्ट,
ग्रुप थर्ड, ग्रुप थर्ड के अंदर आते हैं डिफरेंट आयोनिक फॉर्म्स, डिफरेंट आयोनिक फॉर्म्स आती है। जैसे आपने सुना होगा के, ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, ये आपका टर्गर प्रेशर में हेल्प करता है, टर्गर प्रेशर में हेल्प करता है बेसिकली किसके अंदर, स्टोमेटा के अंदर, इन स्टोमेटा, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग कराने में हेल्प करता है। वहां पे एक टर्गर प्रेशर बुल्टअप होता है जिसकी वजह से जो हमारा स्टोमेटा है वो ओपन अप हो रहा है, क्लोज अप हो रहा है, तो उसके लिए कौन हेल्प कर रहा है, बेसिकली पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम उसकी सेल वॉल में हेल्प कर रहा है, और उसके साथ साथ कोई भी जो सेकेंडरी सिग्नल होता है उसकी तरह काम कर रहा है ये यहाँ पर, तो इसके इतने काम है। और भी है, एक बार इन्हें जल्दी से गो थ्रू कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अब हम इसमें देख रहे हैं इसी के अंदर ग्रुप थ्री के अंदर ही अगला पार्ट मतलब जो मॉलिक्यूल है दैट इज योर मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम हमने पढ़ा था, याद करो, रूबिस्को एंजाइम के वर्किंग में हेल्प कर रहा था, याद करो, ज्यादा मैग्नीशियम आयन चाहिए तो हमारा रूबिस्को एंजाइम वर्क करेगा। वैसे ही हम बोलते हैं कैल्शियम प्रेजेंट होता है, चाहिए होता है, या फिर आप बोल सकते हैं जिंक चाहिए होता है ना, Na सोडियम चाहिए होता है। जिंक बेसिकली किसके लिए चाहिए, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, मतलब ये एक को फैक्टर है किसके लिए, फॉर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए। सोडियम की बात करते हैं, ये क्या करवाता है, ये आपका रीजनरेशन करवा रहा है, फोस्फो इनोल पैरिवेट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा काम इनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप फोर, इसके अंदर जो मेंबर है वो आपके रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, निकल, जो निकल है वो क्या करवाता है बच्चों, ये यूरिएज एंजाइम के साथ या फिर आपका जो हाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसके साथ काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। कॉपर है ये ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ, ये आपके नाइट्रोजिनेज एंजाइम में, या फिर आपने नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है उसमें काम करने में हेल्प करते हैं, मतलब कोफैक्टर्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका आयरन होता है ये आपका साइटोक्रोम साइटोक्रोम B6F में काम करवाता है, तो ये इनके फंक्शन है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर्स, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर्स जीन, मतलब न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कराने वाले जीन, जैसे AKT1, वैसे ही एक होता है KAT1, ये दोनों क्या करवाते हैं स्टूडेंट्स, पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट। तो दीज आर पोटेशियम ट्रांसपोर्टर्स जो कहाँ प्रेजेंट है, जैसे आपकी रूट्स में है और आपके गार्ड सेल्स में है, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमाटा, तो वहां पर ये ट्रांसपोर्टर्स आपके प्रेजेंट है। वैसे ही एक ट्रांसपोर्टर है जो किसके लिए है, आपका जिंक के लिए है, दैट इज योर जिप1। बेसिकली ये जिंक के और आपके जो एक मिनट, जिंक एंड पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। वैसे ही
ZRT1 होता है जो किसके लिए होता है, आयरन का ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांसपोर्टर्स है, इन्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं डिफरेंट पीएच ऑन विच, ठीक है, पीएच वैल्यू मतलब कोई ऐसे मॉलिक्यूल है जो एसिडिक कंडीशन में वर्क करते हैं, कोई ऐसे हैं जो आपके न्यूट्रल में करते हैं, कुछ बेसिक पे करते हैं। सो पीएच ऑन विच मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स विल रिमेन ऑन, ठीक है, विल रिमेन ऑन, जो काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, सबसे पहला एसिडिक पीएच, सेकेंड वन न्यूट्रल पीएच, थर्ड बेसिक पीएच। एसिडिक पीएच का मतलब है 5.5 से 6.5 का पीएच। बेसिक या न्यूट्रल पीएच का मतलब है, मतलब सबसे पहले न्यूट्रल 7, और अगर हम बोल रहे 7.5 से वो अगर ग्रेट है, उससे भी ज्यादा है, तो वो बेसिक में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट, तो कौन कौन है इसमें मेंबर जो ऐसे इसमें वर्क करते हैं, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, एमएन, बोरोन और कॉपर, मोलिब्डेनम, कुछ ऐसे हैं। वैसे ही इधर हैं आपके नाइट्रोजन, आयरन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मोलिब्डेनम। इधर की तरफ है आपके कैल्शियम और मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन। तो ये कुछ आपके डिफरेंट है जो अलग अलग उस पे वर्क करते हैं। लेकिन ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन देख लो, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। दैट मीन्स नाइट्रोजन तीनों जगह वर्क कर सकता है, तीनों पीएच पे काम कर सकता है। इसे एक बार गो थ्रू कर लो। तो ये थे आपके डिफरेंट न्यूट्रिएंट वैल्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे फोटोसिंथेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अभी तक हमने न्यूट्रिएंट्स देख लिए थे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं। अब हम देख रहे हैं हमारे फोटोसिंथेट का ट्रांसपोर्ट। देखो, जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, हमने कहा था एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और हमने कहा था भाई ग्लूकोज फॉर्म हुआ, और वो ग्लूकोज नहीं रहता, वो कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज की फॉर्म में। तो सुक्रोज है हमारे पास, और एक हमने बोला था स्टार्च वाला नाम, स्टार्च वाला नाम। तो देखो, जो ग्लूकोज है वो आपकी जस्ट फॉर्म वाली फॉर्म है कि भाई ये बना है, और ये कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में और इसी में रहता है। मतलब अगर इसे ट्रांसपोर्ट कराना है ना, ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अभी अभी जो रिसेंट का जून 24 का एग्जाम गया, उसमें इसी से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या चीज ट्रांसपोर्ट होती है। स्टार्च की फॉर्म में वो चीज स्टोर होती है। भाई बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारा जो खाना है वो स्टोर होता है। तो इनके अंदर वो जो खाना है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, उनके स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें फ्रॉम योर लीव्स वो अदर पार्ट्स में, कैसे जा रहा है बच्चों, सुक्रोज की फॉर्म में जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो सुक्रोज है वो आपका एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना। और जो आपका ग्लूकोज है वो आपका एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग में से कौन है जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो आपका आंसर होगा जो नॉन रिड्यूसिंग है वो है इंपॉर्टेंटली जो ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका थोड़ा कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, जल्दी डिग्रेड नहीं होगा, खराब नहीं होगा, वो हो सकता है, रिड्यूसिंग हो सकता है, लेकिन सुक्रोज ऐसा नहीं कर सकता। क्लियर भाई? तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, सुक्रोज या नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होने में पार्टिसिपेशन दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट,
जो चीज ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे हमने एसेंट ऑफ सैप कहा था कि मतलब जो जाइलम के थ्रू जो चीजें जा रही हैं वो एसेंट ऑफ सैप है, उसको हम ये कह रहे थे। और फ्लोएम के थ्रू जो चीजें ट्रेवल करके जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम सैप। फ्लोएम सैप। आप कहीं कहीं पे देखोगे सिर्फ सुक्रोज ना लिख के और भी कुछ नाम लिख रखे हैं जो यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि वो कन्वर्ट भी हो जाती है एक से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो हम बोलते हैं सुक्रोज तो है ही। सुक्रोज के अलावा और क्या चीज है, जैसे हम बोल सकते हैं रेफिनोज, रेफिनोज, टेकायोज, ये कुछ हैं आपके, ठीक है, नाम मिल सकते हैं। और कुछ हॉर्मोन्स है वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसके लिए जो यूज होती है वो है आपका फ्लोएम टिश्यू। अगेन जो ये फ्लोएम टिश्यू है स्टूडेंट्स, ये आपका होता है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर सबसे पहली चीज क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है सीव ट्यूब, और एक होता है जिसे हम कहते हैं सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। देखो जो सीव सेल्स होती हैं, सीव सेल्स ये आपकी जिम्नोस्पर्म में होती है, जिम्नोस्पर्म्स में होती है। और जो सीव ट्यूब होती है ये आपकी एंजियोस्पर्म में होती है, क्योंकि थोड़ी एडवांस होती है, एंजियोस्पर्म में होती है। और जो सीव ट्यूब होती है स्टूडेंट, इसके अंदर जो आपका न्यूक्लियस है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, कंपेनियन सेल्स जो होती हैं ये भी आपकी लिविंग सेल्स होती हैं। ये आप इनको लिविंग नहीं कह सकते क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, तो ये हम बोल देते हैं, इसलिए ये नॉन लिविंग है, मतलब नॉट लिविंग है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है खुद का। फ्लोएम पेरेन्काइमा अगेन जो है ये लिविंग होती है और ये आपकी स्टोर करती है फूड वगैरह को। फ्लोएम फाइबर्स अगेन बच्चा ये डेथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, और ये डेड होती है, ये जिंदा नहीं है, ये डेड होती है। क्लियर, एक बार देख लो इन्हें फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है। सी, ये जो आपकी स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, पूरा सीव ट्यूब। और ये साइड में छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज योर कंपेनियन सेल। साइड में होता है इसके कंपेनियन सेल। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आपको क्या देखने को मिलती है, ये दिख रही है, दीज आर नोन एज योर परफोरेशंस। परफोरेशन साइड में जो ये प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज योर प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है। यहाँ पे अंदर आपको कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं विच इज नोन एज योर पी प्रोटीन्स। पी प्रोटीन्स, ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको ऐसे ही
जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट साइड में मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ अबाउट द कंपेनियन सेल। ठीक है, जो कंपेनियन सेल है बच्चों ये आपका होता है नॉर्मल, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, विद न्यूक्लियोलस वगैरह प्रेजेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट इट इज कनेक्टेड विद सीव ट्यूब, सीव ट्यूब से जुड़ा होता है, कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट ये फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग में हेल्प करता है। इसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ थोड़ी सी अबाउट, जैसे हमने कंपेनियन सेल का देखा, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ अबाउट द सीव ट्यूब। इसके अंदर हम बात करते हैं, जैसे हमने पीछे क्या बोला, कंपेनियन सेल को ये एक नॉर्मल सेल की तरह, जैसे हमारे नॉर्मल सेल होते हैं वैसा ही है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इसकी, दिस इज अ नॉन नॉर्मल सेल। ये इतना नॉर्मल सेल नहीं है जैसे आप यूजुअली देख लेते हो। क्यों नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, नो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट बहुत कम साइटोसोल है, वेरी लेस साइटोसोल। एंड इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रेजेंट है, वो तो प्रेजेंट है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह होती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोप्लास्ट है, पी प्रोटीन्स अभी देखे थे वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब होता है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं, अगर हम बोल रहे हैं फ्लोएम की लोडिंग, मतलब फ्लोएम का डलना एंड फ्लोएम का वहां से निकलना, फ्लोएम की अनलोडिंग होना, अनपैकिंग होना, समझ रहे हो ना, तो लोडिंग एंड अनलोडिंग। जो लोडिंग होती है, जो फ्लोएम में खाना डलता है वो उसकी सोर्स साइड से डलता है, फिर वो क्या होता है बच्चों, आगे की तरफ सीव ट्यूब से जाता है और अपने कहाँ पे पहुंच जाता है, सिंक की तरफ पहुंच जाता है। सिंक मतलब जहां पे उसे पहुंचना है, जहां पे उसे अनलोडिंग करनी है वहां। जो सोर्स साइड से फ्लोएम की लोडिंग होती है बच्चों, वो एक्टिव तरीके से भी हो सकती है और पैसिव तरीके से भी हो सकती है। एक्टिव मतलब उसे किसी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी वगैरह की जरूरत पड़ेगी। अगर वो एक्टिव तरीके से लोडिंग है तो एक्टिव ही तरीके से अनलोडिंग होगी, पैसिव तरीके से है तो पैसिव ही तरीके से अनलोडिंग देखने को मिलेगी। और अब हम देखेंगे कैसे होती है इसकी लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो एक बार इसे गो थ्रू कर लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पर कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी क्या प्रेजेंट है बच्चों, लीव प्रेजेंट है, क्योंकि लीव से ही क्या होनी है, लोडिंग और अनलोडिंग स्टार्ट तो मतलब यहीं से होगी ना, तो दिस इज योर लीव। और यहाँ पर आपके साइड में कुछ सेल्स प्रेजेंट है प्लांट के अंदर। देखो हमने कहा यहाँ से क्या आ रहा है, सुक्रोज आ रहा है। ये मैंने क्या दिखाया, परफोरेशन, मतलब ये प्लाज्मोडेस्माटा है।
क्योंकि प्लांट के अंदर सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, तो ये है प्लाज्मोडेस्माटा, और ऐसे होते हुए ये आगे बढ़ा। और ये इस टाइप के प्रोसेस में कोई एनर्जी नहीं लग रही, तो ये कैसा प्रोसेस है? पैसिव। ठीक है, पैसिव प्रोसेस है। अब आपकी यहां पर क्या प्रेजेंट है? सीव ट्यूब्स। ठीक है, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट है। और यहां पर इसके पास लेकिन क्या प्रेजेंट है? ऐसे परफोरेशन। साइड में से यहां से कौन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? यहां पर वाटर कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? जाइलम। और यहाँ पे जो वाटर है बच्चों, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ऐसे। ठीक है, वाटर वाटर भी थोड़ा इधर से इधर आएगा, क्योंकि इधर पानी ज्यादा है। और जो हमारा अब सोल्यूट आ रहा है, देखो मैं सोल्यूट को इस कलर से ऐसे दिखा रही हूँ, ये हमारा जो सोल्यूट आगे की तरफ बढ़ रहा है फ्रॉम द लीव, ठीक है, वो अब इधर आ रहा है, बहुत सारा सोल्यूट। तो अगर सोल्यूट ज्यादा है तो हमें पता है वाटर हमेशा ज्यादा वाटर पोटेंशियल से कम की तरफ आएगा। तो मैं अगर पूछूं सीव ट्यूब के अंदर यहाँ का वाटर पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर आपकी वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल कम होगी, तभी वाटर इधर आ रहा है। जब वो इधर आता है, अब वो क्या करवाएगा स्टूडेंट्स? खुद तो नीचे भी जाएगा, क्योंकि सीव ट्यूब से नीचे ऊपर दोनों की तरफ ट्रांसलोकेशन होता है, ये चीज लिख लेना। ये आपका ट्रांसलोकेशन करेगा इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में करता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक है, तो अभी जैसे हम समझ रहे हैं वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वाटर भी उसके साथ प्रेजेंट है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। और अभी ये कैसे ट्रांसपोर्ट में जा रहा है बच्चा? एक ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। अच्छा, फ्लोएम लोडिंग हुई कहां पर है? यहां पर हुई है या यहां पर हुई है? क्योंकि फ्लोएम लोडिंग का जो पार्ट है वो एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, नॉट दिस, ये नॉर्मल सेल्स है प्लांट के। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? फ्लोएम लोडिंग, क्योंकि यहां पर अब वो लोड हो रहा है। ये बात समझ आई? तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में अब जा रहा है। इसी के साइड में यहां पर अटैच होता है बच्चों, अभी देखा था ना हमने क्या? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल में होता क्या है बच्चों? अनलोडिंग। अनलोडिंग देखने को मिलती है, मतलब यहां से यहां आपके जो अब सॉल्यूट है वो जा रहे होते हैं, और यहाँ के जैसे वो स्टोर वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई? क्लियर? तो इस तरीके से आपका बस प्रोसेस चलता है। ये है इसकी फ्लोएम की लोडिंग एंड अनलोडिंग। क्लियर भाई? नेक्स्ट, थोड़ा सा इसमें अगर हम बात करते हैं अबाउट द पी सेल्स, क्योंकि अभी हमने देखा था इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पी सेल्स, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अब पी सेल्स, या फिर पी सेल्स, सॉरी, पी प्रोटीन। ठीक है, पी प्रोटीन। जो पी प्रोटीन्स होते हैं उनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये हेल्प करते, पहले तो प्रेजेंट होते हैं इन सीव ट्यूब में, ठीक है, उसमें होते हैं, और ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन डैमेज रिपेयरिंग, डैमेज को रिपेयर करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, कहीं पे भी अगर कोई भी डैमेज है और उसे रिपेयर करवाना है तो कौन हेल्प कर रहा है? और छोटा मोटा डैमेज नहीं, थोड़ा बड़े लेवल का डैमेज होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इसने डैमेज रिपेयर किया। और दो टाइप का है, एक मैं कह रही हूं स्मॉल डैमेज, जैसे अगर मैंने कहा इफ दिस इज योर वो सीव ट्यूब वाला पार्ट और यहाँ पर ये प्रेजेंट था, और अगर मैंने कहा सिर्फ यहां से डैमेज हुआ है, ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है जो डैमेज हुआ, दिख रहा है? तो यहाँ पर अब जो आपका पी प्रोटीन था वो यहाँ आ जाएगा, खुद ही आके बैठ जाएगा इस एरिया में। ठीक है, ये कौन आके बैठ गया? पी प्रोटीन। तो ये स्मॉल डैमेज को ऐसे ये हील कर देता है। वैसे ही इसके पास एक एरिया है विच इज नोन एज योर लार्ज डैमेज। ठीक है,
हमें दिखता है यहाँ पे परफोरेशन थी, लेकिन मैंने कहा यहाँ बीच में हो गया इसमें लार्ज डैमेज, देख रहे हो लार्ज डैमेज, ये डैमेज हो गया यहाँ पे। अब वो क्या करेगा, पी प्रोटीन, यहाँ ये जो परफोरेशन है कि भाई इधर की तरफ मत चलो, इधर की तरफ रास्ता ब्रेक है, तो वो इसको ऐसे ब्लॉक कर देता है। दिस इज नोन एज योर कैलोस प्लेटिंग कर देता है, प्लेटिंग कह लो या प्लगिंग कह लो, कि वो यहाँ पर कैलोस को लगा देता है, प्लग कर देता है, तो इसलिए कैलोस प्लगिंग कह देते हैं। इस तरीके से ये क्या करता है, डैमेज से बचाता है, कौन, पी प्रोटीन। क्लियर भाई। सो आज की क्लास में हमने क्या जाना है, यहाँ पर दो चीजें जानी है। एक हमने थोड़ा सा जो वाटर का बचा था वो कंप्लीट किया है, कि कैसे वाटर पोटेंशियल जो है हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में वाटर को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब रूट से वो कैसे नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होकर जा रहा है, इसके बारे में हमने यहाँ पे जाना कि भाई जो रूट है उसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, एज कंपेयर टू योर सॉइल। तो सॉइल से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है रूट के अंदर, रूट से ऐसे ही स्टेम के अंदर, स्टेम से लीफ के अंदर। तो इससे क्वेश्चन अभी रिसेंट में भी आए हैं और आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही हम बात करते हैं इसके बाद जो हमने स्टार्ट किया था, योर सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट। सॉल्यूट के अंदर हमने पहले जाना कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, माइक्रो अलग है, मैक्रो अलग है। माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, कौन कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, फिर हमने ये जाना कौन कौन से एसेंशियल डिफरेंट आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कैसी कैसे डिफरेंट आपके सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं, उनका वर्क क्या है, ये सारी चीज हमने यहाँ पर जान ली थी। अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स बात करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बात करें कि सुक्रोज का हो रहा है, इसका हो रहा है, क्वेश्चन अगर हो सकता है मतलब कुछ भी ऐसा आ जाए कि इमेच्योर लीव्स या मैच्योर लीव्स में से जो हमारा फूड का सिंथेसिस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, भाई मैच्योर लीव्स में हो रहा है या इमेच्योर लीव्स में हो रहा है। तो हमारा आंसर होगा, अगर इमेच्योर लीव्स और मैच्योर लीव्स का अगर हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है तो हमारा आंसर हमेशा इमेच्योर लीव्स की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि इमेच्योर लीव्स नई नई लीव्स है और नई नई लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल है वो डैमेज नहीं है, क्लियरली प्रेजेंट है, अच्छे से प्रेजेंट है, तो और ऊपर से उसकी ग्रोथ हो रही है तो वो उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। सो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस थोड़ी ज्यादा होती है और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कंपैरेटिवली कम होती है। क्लियर। चलिए, फिर हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर जाना था कि सीव ट्यूब दिखता कैसा है, परफोरेशंस प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है। हो सकता है इसमें से कुछ स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आ जाए कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं है, न्यूक्लियस है या नहीं है, तो वो आपको ध्यान से समझना है, इसलिए ये पॉइंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर। फिर हमने यहाँ पर फाइनली देखी थी कि कैसे लोडिंग और अनलोडिंग हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ द फ्लोएम। सो अगेन इससे क्वेश्चंस आते हैं, इजी होते हैं, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, हमें पता है अब कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ही फ्लोएम का होता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो।